हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित हिंदी की प्रैक्टिस क्लासेस आपको इस चैनल पर मिल रही हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम करने वाले हैं आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। बात करते हैं हम बिना किसी समय को गवाए अपने इस वीडियो के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऑप्शंस देख के कंफ्यूज होने वाले हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया के ये, दूसरा ऑप्शन आधा चा और पूरा चा, तीसरा ऑप्शन टा और चौथा ऑप्शन आओ। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजन तो उन लोगों ने पढ़ रखे हैं छा, तिरा, ग्या और शिरा। ये हमारे संयुक्त व्यंजन बच्चों ने पढ़ रखे हैं। छा, तिरा, ग्या और हमारा चौथा संयुक्त व्यंजन होता है शिरा। अब यहाँ पर वो ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया गया है, तो बहुत सारे बच्चे इसको देखकर कंफ्यूज होने वाले हैं, इस बात की तो गारंटी है। तो इस प्रश्न के पहले हम सही उत्तर की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जानते हैं कि क्या प्रोसेस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के और या, यानी कि आधा क और या हमारा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। और बात करते हैं आधे चा और पूरे चा की, तो ये होता है हमारा द्वित्व व्यंजन। जैसा कि मैंने थ्योरी क्लासेस में आप सभी को बताया था कि द्वित्व व्यंजन हमारे आधे चा यानी कि दो एक जैसे वर्ड होते हैं जिसमें एक वर्ड आधा होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। फिर टा, टा हमारा वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी कि हमारा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। और औ हमारा संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है, ना कि हमारा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो हमारे तीन ऑप्शन तो यहाँ पर वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो हमारा बचा हुआ एक ऑप्शन जो दिया गया है क और या, इसमें हमारे व्यंजन दोनों दिए गए हैं और ये संयुक्त होकर मिलकर एक बने हुए हैं इसलिए। और अ हमारा होता है संयुक्त स्वर। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अ हमारा संयुक्त स्वर होता है और चा और पूरा चा हमारा द्वित्व व्यंजन। जहां मैंने आपको बताया था कि दो ऐसे एक जैसे जब आपको व्यंजन देखने को मिल जाए उन्हें हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। तो ये है हमारे पहले प्रश्न के ऑप्शन से संबंधित जानकारी। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या था, के और या, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति किसकी है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कबीरदास, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सूरदास, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बिहारी जी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है घनानंद की। तो संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, तो ये हमारी पंक्ति कही थी गोपियों ने। और किससे कही थी, उद्धव से कही थी। तो ये हमारी उद्धव से कही थी गोपियों ने कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो ये पंक्ति हमारी किसकी है, तो ये पंक्ति हमारी लिखी है सूरदास जी ने। ऑप्शन नंबर बी दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर सूरदास की पंक्ति है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया आई ए रिचर्ड्स, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया टी एस इलियट, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया क्रॉचे और चौथा ऑप्शन हमें किया गया है लॉन्जाइनस। ये हमारा चौथा ऑप्शन है। तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं हमारे क्रॉचे। ऑप्शन नंबर सी तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अभिव्यंजनावाद आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है, तो क्रॉचे हमारे सही उत्तर के अंतर्गत आएंगे।
अब बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, स्टार बनाइए। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है गोरखनाथ को, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मत्स्येंद्र नाथ को, और तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है आदिनाथ को, चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है चौरंगी नाथ को। बात करते हैं हम नाथ संप्रदाय की, तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हमारे गोरखनाथ। ऑप्शन नंबर ए चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किंतु मत्स्येंद्र नाथ देखकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मत्स्येंद्र नाथ तो गोरखनाथ के गुरु थे, तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक वो होने चाहिए, किंतु नाथ संप्रदाय का जो आरंभ किया था वो गोरखनाथ ने किया था, बल्कि मत्स्येंद्र नाथ इनके गुरु थे। किसके गुरु थे? गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। तो आपको एक प्रश्न से दो विषय में जानकारी मिल गई। अब बात करते हैं हम पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न, हठ योग को अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग किसने बनाया? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सिद्धों ने, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है नाथों ने, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है जैनों ने, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है सगुण मार्गियों ने। यहाँ पर सिद्ध, नाथ, जैन और सगुण मार्गी ऑप्शन में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको अगर सगुण मार्गी की जगह निर्गुण मार्गी देखने को मिलता तो हमारा वो ऑप्शन भी सही हो जाता, क्योंकि सगुण मार्गियों ने नहीं, किंतु निर्गुण जो मार्गी थे उन्होंने हठ योग को अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग माना था, लेकिन वो तो ऑप्शन में है नहीं, यानी कि इस प्रश्न का कोई दूसरा ही उत्तर होगा। तो बात करते हैं हम इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे नाथ थे उन्होंने हठ योग को अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग माना था। और हठ का मतलब क्या था? तो हठ का मतलब हा से अर्थ था सूर्य, और ठा से मतलब था, ठा से हमारा चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा की साधना को नाथ संप्रदाय के जो लोग थे अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग इन लोगों ने मांगा था। तो जो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किंतु आपसे पूछा जा सकता है कि हठ योग में जो हठ है उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ भी मैंने आपको बताया कि हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्रमा था। पांचवें प्रश्न के बाद अब बात करते हैं हम छठे प्रश्न की। पृथ्वीराज राशव के संबंध में कौन सी धारणा सही है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है प्रामाणिक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अप्रामाणिक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अर्ध प्रामाणिक, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है जाली ग्रंथ। तो पृथ्वीराज रासव के संबंध में कौन सी जानकारी सही है कि ये प्रामाणिक ग्रंथ है, दूसरा अप्रामाणिक ग्रंथ है, तीसरा अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ है, और चौथा जाली ग्रंथ है? तो छठे प्रश्न के यदि हम सही उत्तर की बात करें तो छठे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अर्ध प्रामाणिक हो जाएगा। जो पृथ्वीराज रासव के संबंध में धारणा है वो है हमारा अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ। तो ऑप्शन नंबर सी छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सातवें प्रश्न की। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना है, यानी कि जो मैथिली हिंदी में रची है वो कौन सी रचना है गद्य की? पहला ऑप्शन राउल बेला, दूसरा ऑप्शन प्राकृत पेंगुलम, तीसरा ऑप्शन वर्ण रत्नाकर, और चौथा ऑप्शन पदावली। तो मैथिली हिंदी में जो रचित हमारी गद्य रचना है वो है हमारी वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन नंबर सी सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना वर्ण रत्नाकर है। अब बात करते हैं हम आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न, भगवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? इंपॉर्टेंट आपके पेपर की दृष्टि से, स्टार बनाइए इस प्रश्न पे। पहला ऑप्शन गोपाल तापनी उपनिषद, दूसरा ऑप्शन
कौशिकी ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन श्वेता श्वेत उपनिषद और चौथा ऑप्शन ऋग्वेद। तो श्वेत रोपनिषद इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले भगवत स्वरूप कृष्ण का उल्लेख श्वेत रोपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर इस शब्द का उच्चारण मेरे से थोड़े भी गलत हुआ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसको थोड़ा सा उच्चारित करने में कठिनाई होती है, इसलिए मुझसे थोड़ी सी गलती हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं हम 9वें प्रश्न की। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? डबल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पेपर में पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया स्वयंभू को, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया हेमचंद्र को, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया विद्यापति को, चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है जय इंदु को। तो अपभ्रंश के हमारे पहले कवि जो थे वो थे स्वयंभू। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अपभ्रंश के पहले कवि हमारे स्वयंभू थे। अब बात करते हैं हम आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न यानी कि 10वें प्रश्न की। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है आदिकाल को, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है भक्ति काल को, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है छायावाद को और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है भारतेंदु युग को। तो आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है हमारा भारतेंदु युग को। ऑप्शन नंबर डी 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतेंदु युग हमारा आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। ये थे आज की हमारी वीडियो के 10 प्रश्न। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। अगर मैं किसी भी जानकारी को देने में असमर्थ हुआ हूं तो उसे आप कमेंट्स में मेंशन करें और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली क्लासेस में आपके और अच्छे से डाउट क्लियर करा पाऊँ। तो ऐसे ही देखते रहिए वीडियोज़ को। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।